हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संगीता। आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी में एग्जामिशंस के बारे में। तो जीएसटी में एग्जामिशन गवर्नमेंट कैसे इशू करता है और कोई पर्सन जो है जो कि गवर्नमेंट की एग्जामिशंस के अंदर आता है, गवर्नमेंट ने जो एग्जामिशन इशू किया है अंडर जीएसटी में अगर आता है तो उस केस में उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। साथ में ही हम देखेंगे कि उसको जो है वो इनवाइस इशू करते समय क्या चीज़ चेक करनी चाहिए, इनवाइस वो कैसे इशू करेगा, उसमें क्या क्या कंटेंट होनी चाहिए। और साथ में हम देखेंगे ई वे बिल की क्या रिक्वायरमेंट है, ई वे बिल उसे इशू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर वो इन सब चीज़ों को नहीं फॉलो करता है तो उस केस में उसको क्या पेनल्टी है। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ एग्जामिशन से। तो जीएसटी में जो एग्जामिशन है वो गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट इशू करती है इन द पब्लिक इंटरेस्ट और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो ये जो एग्जामिशन जो होगी गवर्नमेंट इशू करेगी वो स्पेशल ऑर्डर से कर सकती है या फिर वो अपना थ्रू ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो एग्जामिशंस दे सकती है गुड्स और सर्विसेज के रिस्पेक्ट में। देयर इज़ अ 2 टाइप्स ऑफ एग्जामिशंस हैं। तो एक एग्जामिशन जो होती है वो है आपकी एब्सोल्यूट एग्जामिशन। तो जिस एग्जामिशंस में जो है आपको गुड्स और सर्विसेज के रिगार्डिंग में कोई कंडीशंस नहीं हैं कि आपका कोई सप्लायर कौन सा सप्लायर हो या कौन सा रिसिपिएंट है या किस स्टेट की बात हो रही है या इंट्रा स्टेट है, तो ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। दूसरी जो है आपकी कंडीशनल जो एग्जामिशंस मिलती है उसमें जो है वो कुछ कंडीशंस जो है इम्पोज्ड होती हैं, वो किसी भी तरीके की हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन के बारे में कि एक पर्सन जो है उसको एग्जामिशन मिल गई है, एग्जामिशन है ही एग्जाम्प्ट है वो एज़ पर नोटिफिकेशन जो है, तो उस केस में अगर वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कर रहा है, वो एग्जाम्प्ट की भी कर रहा है, टैक्सेबल की कर रहा है या एक्सक्लूसिव एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल कर रहा है, तो उस केस में जो है उसको रजिस्ट्रेशन चाहिए कि नहीं। सबसे पहले हम जो है चार्जिंग सेक्शन 9 की तरफ चलते हैं। जो चार्जिंग सेक्शन 9 बिकॉज़ ये जो है वो एक सेक्शन है जो कि जीएसटी अप्लीकेबल होगा या नहीं इसके बारे में डिसाइड करता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। तो सेक्शन 9 को हम देखते हैं। तो सेक्शन 9 जो बात करता है कि कोई भी टैक्सेबल पर्सन जो कि सेक्शन 22 और 24 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशंस के लिए लायबल हैं, उनको हम टैक्सेबल पर्सनस कहते हैं, और ये टैक्सेबल पर्सन जो है उनको टैक्स पे करना है। तो अब इसमें आपने देखा कि टैक्सेबल पर्सनस की बात हुई, तो अब हम टैक्सेबल पर्सन की बात हुई और तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जो टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन उसमें बताया हुआ कि कोई भी पर्सन जो है उसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है बिकॉज ऑफ सेक्शन 22 और 24 के अकॉर्डिंग। तो अब इसमें देखा आपने पर्सनस की बात हो गई कि पर्सन जो है जिसको सेक्शन 22 और 24, तो इसका मतलब आपको पर्सन भी पता होना चाहिए, सेक्शन 22 भी पता होना चाहिए, सेक्शन 24 भी मालूम होना चाहिए। तो अब हम जो है वो पर्सन्स की डेफिनेशंस को रीड करते हैं। तो पर्सन की डेफिनेशन को आप देखेंगे तो उसमें इंडिविजुअल है, आपका एचयूएफ है, आपका बॉडी ऑफ एसोसिएशन है, बीओआई है और एओपी है, आपका कॉरपोरेशन है, सोसाइटी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, आपकी कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आते हैं उसके अंदर आपके, और एनी अदर थिंग्स हैं, उसमें ट्रस्ट भी आता है आपका। तो इसका मतलब हुआ उन्होंने जिस पर्सन में सब कुछ इंक्लूड कर दिया है। तो अब पर्सन में सब कुछ इंक्लूड है। तो अब हम सेक्शन 22 की बात करते हैं। मतलब इनमें से कोई भी पर्सन है, अगर वो सेक्शन 22 और 24 को अगर वो सेटिस्फाई कर देते हैं तो उसके अंदर तो फिर जीएसटी में उनको रजिस्ट्रेशन लेना हो। तो सेक्शन 22 की तरफ चलते हैं। तो सेक्शन 22 है वो जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करता है कि कोई पर्सन है उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट इतनी 20 लाख से अगर वो सर्विसेज में डील करता है तो 20 लाख से ज़्यादा हो जाए, या फिर गुड्स और सर्विसेज में है तो उस केस में 20 लाख, और या अगर वो सर्विसेज में है तो उसके केस में 40 केस। इसमें कुछ जो है उसके साथ में कुछ कंडीशंस लगी हुई हैं, और कुछ स्पेशल कैटेगरी में अगर वो जो सर्विसेज या गुड्स की सप्लाई करता है तो उस केस में 10 लाख है। तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, अगर आप उसको रेफ़र करना है तो यू कैन रेफ़र। मैंने उसका लिंक जो है अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब तो ये तो मैंने बात करी कि सेक्शन 22 में अगर रजिस्ट्रेशन लेना होगा तो ये सब चीज़ें जो चेक करनी है। अब हम सेक्शन 24 की बात करते हैं। तो सेक्शन 24 जो है वो जो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की बात करता है। वो कहता है कि अगर यू आर सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज,
केस में जो है थ्रेशोल्ड लिमिट को आपको चेक ही नहीं करना, बट अगर आप उस कैटेगरी में आ गए तो यू आर लायबल टू टेक द रजिस्ट्रेशन, यानी कि कंपलसरी है, आपको तो करना ही करना होगा रजिस्ट्रेशन। उसमें कुछ पर्सन देर के, जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, ISD है आपका, नॉन रेजिडेंट पर्सनस हैं, इंटर स्टेट से अप्लाई करते हैं वो, तो देयर इज़ अ एग्जॉस्टिव लिस्ट, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। और अब तो ये बात हुई कि सेक्शन 22 और 24 को देखकर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। अब यहाँ पे हमारे पास एक सेक्शन है 23 सेक्शंस जो है 200 एग्जम्पशंस की बात करता है कि रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर यू आर इन दिस कैटेगरी। तो उसमें सबसे पहले बता रखा है कि यू आर सप्लायर ऑफ सर्विसेज और गुड्स, बिजनेस कर रहे हैं आप, और जिसमें कि जो यू आर होली इंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच इज़ एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट। दूसरा, यू आर एग्रीकल्चरिस्ट और कल्टिवेशन ऑन लैंड करते हैं, उससे कुछ प्रोड्यूस होता है, तो उस केस में नहीं आप कर सकते। और तीसरा हमारे पास है कि भी गवर्नमेंट भी नोटिफिकेशन के थ्रू जो है वो एग्जम्प्ट कर सकती है, पर्सन स्पेसिफाइड कर सकती है जिनको रजिस्ट्रेशंस नहीं चाहिए। इस केस में आप देख सकते हैं कि जो है 5/2017 एक नोटिफिकेशन है जिसके थ्रू अगर कोई पर्सन जो है वो एक्सक्लूसिवली सप्लाई करता है गुड्स और सर्विसेज की जिस पे उसको टैक्स नहीं पे करना, there is a responsibility of recipient of which is receiving the services of goods, तो उस केस में उसको GST पे करना है अंडर RCM। तो उस केस में जो ये पर्सन जो सप्लायर है वो गुड्स और सर्विसेज दे रहा है, उस केस में उसको रजिस्ट्रेशन लेना भी नहीं है। इसके लिए जो है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है RCM ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज पे, जिसमें कि जो ट्रांसपोर्टर है उसको वो ही हैज़ टेकन अ ऑप्शन कि भाई वो खुद टैक्स नहीं पे करेगा, रेसिपिएंट पे करेगा। तो आप उसके साथ इसको लिंक कर सकते हो। तो उसमें जो है वो रेसिपिएंट ही टैक्स पे करता है। तो इस केस में भी जैसे मैंने अभी बताया कि नोटिफिकेशन है, इसके थ्रू जो है वो रेसिपिएंट ही टैक्स पे करेगा। तो इस तरह के केसेस में आप आते हैं तो उस केसेस में आपको GST में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये तो हुई रजिस्ट्रेशंस की बात। तो अब आपको इसके साथ इसका कंक्लूज़न ये ड्रॉ हुआ कि आप सेक्शन 22 और 24 में आते हैं तो रजिस्ट्रेशन लेनी है, नहीं आते हैं आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन, नो रजिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर से नो रजिस्ट्रेशन, या आप रेसिपिएंट या सप्लायर है ऐसी गुड्स और सर्विसेज के जिसके कि रेसिपिएंट टैक्स पे करता है, तो उस केस में भी आपको रजिस्ट्रेशंस नहीं चाहिए। बट आप ऐसे सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज है जिसमें कि आप एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं, साथ में कुछ ऐसी छोटी मोटी सप्लाई कर देते हैं 5 या 10% या कुछ भी हो सकता है, उसका थोड़ा बहुत प्रोपोर्शनेट अगर आप टर्नओवर का देखें तो आप कर देते हैं टैक्सेबल सप्लाई। तो उस केस में यू हैव टू चेक योर थ्रेशोल्ड लिमिट, बिकॉज सेक्शन 22 उसको हिट करता है, तो उस केस में आपको देखना होगा, फिर उसके हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन को डिसाइड कर लेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा पार्ट है इनवाइस इशू करने के बारे में। सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लोज C को आप अगर रीड करेंगे तो उसमें बोला हुआ है यू आर अ पर्सन supplying of exclusive goods or services which is exempt or you are a composite supplier, तो उस केस में you have to issue a bill of supply instead of tax invoice। तो अब देख लेते हैं कि जो आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है, तो बिल ऑफ सप्लाईज में जो है क्या क्या होना चाहिए, उसके अंदर व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द बिल ऑफ सप्लाई। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बिल ऑफ सप्लाई में फॉलोइंग पर्टिकुलर्स होनी चाहिए, सप्लायर्स का GST नंबर, उसका नेम एड्रेस, उसका एक सीरियल नंबर होना चाहिए दोस्तों जो कि 16 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होगा, डेट ऑफ इशू होगी उस पर, रिसिपिएंट का GST नंबर, नेम एड्रेस होगा, HSN कोड होगा आपका गुड्स के कंटेक्स्ट में, SAC आपको सर्विस के कंटेक्स्ट में बताना होगा, डिस्क्रिप्शंस बताना होगा गुड्स का सर्विसेज का, या दोनों आप कर रहे हैं तो दोनों का ही बताना होगा। साथ में आपने कोई डिस्काउंट या अबेटमेंट देते रहे उसकी वैल्यू से रिस्पेक्ट में, तो वो बतानी है आपको। उसके सिग्नेचर होने चाहिए, सिग्नेचर इट कैन बी अ डिजिटल सिग्नेचर हो सकता है,
ये डिजिटल सिग्नेचर या सिग्नेचर जो सप्लायर के या कोई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हो सकते हैं। और इसके साथ हम जानेंगे कि ई-वे बिल जो है इन केस ऑफ एग्जाम सप्लाई क्या रोल है उसका, हमें इशू करना चाहिए, नहीं इशू करना चाहिए। तो सेक्शन 68 जो है CGST एक्ट का, वो ई-वे बिल की बात करता है, उसको हमें रूल 138 ऑफ CGST रूल 2017 के साथ हम पढ़ते हैं। तो उसमें आपको बताया हुआ है कि एवरी पर्सन हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ द कंसाइनमेंट वैल्यू, जिसकी वैल्यू जो है वो एक्सीडिंग 50,000 है, तो उसे ई-वे बिल जनरेट करना होगा। अब ई-वे बिल जनरेट करना है तो कहाँ जाना है, उसे कॉमन पोर्टल पे जाना है, और वो कॉमन पोर्टल पे जाएगा और वहाँ पर वो ई-वे बिल बनाएगा, और ये सब काम उसे मूवमेंट ऑफ गुड्स की स्टार्ट होने से पहले करने हैं। तो अब साथ में हम इसमें एक्सप्लेनेशन टू रूल 138 सबसेक्शन 1 जो है उसमें बताया हुआ है कि कंसाइनमेंट वैल्यू जो है वो कैसे डिटरमाइन की जाएगी। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए सेक्शन 15 जो CGST एक्ट 2017 है उसको हमें रेफ़र करना होगा, और उसमें वो उन्होंने बताया है कि जो डिक्लेयर वैल्यू इन इनवाइस होगी ना, उसको ही हम डिक्लेयर वैल्यू इन इनवाइस या बिल ऑफ सप्लाई में या डिलीवरी चालान में अगर जो वैल्यू बताई हुई है उसको ही हम फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग ई-वे बिल की जो कंसाइनमेंट वैल्यू है वो मानेंगे। तो इसमें ये बोला हुआ है कि जो उसमें वैल्यू बताई है उसमें आपके सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स जो है वो आप उसको इंक्लूड करेंगे। और साथ में जो अगर सपोज़ आप ऐसा आपका इनवाइस है कि जिसमें कि एग्जाम सप्लाई भी और टैक्सेबल सप्लाई है, तो उस केस में आप जो एग्जाम सप्लाई ऑफ गुड्स होगी उसको आप इनवाइस में से माइनस कर देंगे, उसको हटा देंगे। तो इसका मतलब हुआ कि वैल्यू ऑफ एग्जाम्ड गुड्स शैल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द लिमिट ऑफ 50,000। यानी कि आप जब कंसाइनमेंट वैल्यू जो हमने बताया कि 50,000 से ज़्यादा होगी तो ई-वे बिल इशू करना है, तो ये 50,000 की वैल्यू निकालते समय एग्जाम्ड गुड्स की जो भी वैल्यू है उसको हमने हटाना है। देयरफॉर इन केस ऑफ प्योर सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स other than DOL'd cake as specified in Rule 138 subsection 14 of CGST Act, no e-way bill is required। तो इस केस में आप इन सबको जो इसका कंक्लूजन यही है कि आपको एग्जेम्प्ट गुड्स के केस में जो है ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन रूल जो है, however the Rule 55A of CGST Rules 2017 requires the person in charge of conveyance to carry a copy of tax invoice or the bill of supply issued in accordance with the provisions of Rule 46, 46A or 49 in case where person is not required to carry an e-way bill। मतलब ये कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एग्जाम गुड्स को आप भेज रहे हैं, उसकी मूवमेंट हो रही है, तो वो मूवमेंट जो है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होगी। तो उस केस में जो है वो पर्सन इंचार्ज को अपने एग्जाम सप्लाई के केस में जो है वो बिल ऑफ सप्लाई रखनी है, क्योंकि ई-वे बिल की तो रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन सेक्शन 50A जो बोलता है कि पर्सन इंचार्ज को अपने पास बिल ऑफ सप्लाई जो उसने इशू की है 46, 46A या 49 के अकॉर्डिंग, तो उसको जो है वो अपने साथ रखना होगा अगर जहाँ पे ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। साथ ही मैं अब इसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल प्रिपेयर किए, वो एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है कि इफ़ अ रजिस्टर्ड पर्सन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ ₹70,000 विच इंक्लूड्स एग्जाम सप्लाई ऑफ 30,000 तो इस केस में ई-वे बिल इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू जनरेट बिकॉज द कंसाइनमेंट वैल्यू इज़ कैलकुलेटेड इज़ 40,000। इनवाइस में जो डिक्लेयर वैल्यू है वो तो 70,000 है, बट कंसाइनमेंट वैल्यू के लिए आपको पता ही है कि हमने जैसे भी बताया एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स को, उसकी वैल्यू को जो है आप उसमें से माइनस कर दोगे। तो इसके हिसाब से जो है 70,000 में 30,000 माइनस किया तो इट कम्स टू 40,000 विच इज़ बिलो द लिमिट ऑफ 50,000। ओके, एंड देन दूसरा एग्जांपल है कि रजिस्टर्ड पर्सन ट्रांसपोर्टिंग एग्जेम्प्ट गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ ₹70,000। तो इस केस में भी हमें ई-वे बिल
जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस मस्ट कैरी द बिल ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 55A ऑफ CGST रूल 2017। लास्ट में मैं आपको कॉन्सिक्वेंसेस ऑन नॉन कंप्लायंस की बात करूंगी, जो सेक्शन 122 ऑफ CGST एक्ट 2017 बोलता है कि रजिस्टर्ड पर्सन जो कि एक्सक्लूसिव एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज या दोनों की सप्लाई में लगा हुआ है, उसको पेनल्टी जो है 10,000 की पे करनी होगी इफ़ ही फेल्स टू कीप, मेंटेन, रिटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर। दैट मीन्स कि जो पर्सन जो है रजिस्टर्ड पर्सन जो है एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज में या दोनों में लगा हुआ है, उसे 10,000 की पेनल्टी देनी होगी अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता है या अदर डॉक्यूमेंट्स जो है प्रोविज़न के अकॉर्डिंग जो उसको करने हैं नहीं करता है, तो उस केस में सेक्शन 122 10,000 की पेनल्टी की बात करता है। इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी एग्जेम्पशंस के बारे में कि एक पर्सन को एग्जेम्पशन मिलती है तो वो एग्जेम्पशंस के केस एग्जेम्पशन है उसको, तो उस केस में उसको रजिस्ट्रेशंस के प्रोविज़न्स की एप्लीकेबिलिटी, साथ में इनवॉइस के बारे में क्या इशू करना चाहिए और उसमें क्या कंटेन होनी चाहिए, क्या ई-वे बिल हमें इशू करना चाहिए नहीं, व्हाट इज़ द पेनल्टी इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन फॉर द person who is exclusively dealing in supply of goods which is exempt। So I hope आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।